जी बेटा, स्टार्ट करते हैं जी हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन। स्क्रीन आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। पहला क्वेश्चन देखें। The mass spectrum shown was obtained from a compound of formula C, P, H, Q और X। ठीक है, और आपने यहाँ पर बताना है कि उसने बता दिया कि X इज द हैलोजन एटम। पहले ना इस तरह करें कि मैस स्पेक्ट्रम को जरा समझें ये है क्या। देखिए, इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें मैस टू चार्ज रेशो है। मैस टू चार्ज रेशो आपको पता है ना कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की अगर वर्किंग में आपको बताऊं जल्दी से, तो इस तरह होता था बेटा इसमें कि आप अपने जो सैंपल आपका होता था ना, सैंपल गैसियस सैंपल, उसको आप यहाँ से इन करते थे। यहाँ बेटा आपका आयोनाइजेशन चैम्बर होता था। यहाँ पर आपका सैंपल आयोनाइज होता है। इधर आयोनाइज होने के बाद फिर बेटा आगे जो है ना, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं जो कि नेगेटिव आयन को रिपेल करेंगी। देन आप आगे जाएंगे तो आगे बेटा इधर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगी बेटा, ये आपके सैंपल को डिफ्लेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। ये आपका डिटेक्टर लगा होता था इधर। तो होता ये है कि जो लाइटर होगा आइन, जो लाइटर आइन होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, जिस तरह की ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ए। जो हैवीएस्ट आइन होगा वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि ये सी है, और मॉडरेट यहाँ पर हिट कर रहा है डिटेक्टर पर। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर पर जाकर पॉजिटिव आइन डिटेक्ट होते थे ना, कि जोन सा पॉजिटिव आइन डिटेक्टर पर जितना ज्यादा हिट करेगा उतनी लॉन्गर पीक आपको मिलती थी। ठीक है, ये थ्योरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड हुई है, वो आप वहां से सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको एक्स एक्सिस पर है ये मैस टू चार्ज रेशियो है कि जो पॉजिटिव आइन आकर हिट कर रहा है ना डिटेक्टर पर, इस पॉजिटिव चार्ज का मैस कितना है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, मैस टू चार्ज रेशियो। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव आइन, ये आपको एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, और जितने ज्यादा पॉजिटिव आइन आकर हिट करेंगे उतनी ज्यादा अबंडेंस होगी। ठीक है, तो रिलेटिव इंटेंसिटी ये आपको वाई एक्सिस पर बता रहा है। अब देखें इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है ना CpHqX, एक्स कह रहा है हेलोजन एटम है। डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ एक्स, गिव अ रीजन। पहली बात बेटा आपने क्या देखनी होती है, ये जो आपका मैस टू चार्ज रेशियो है इसमें ऐसी पीक कौन सी है जो हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट पीक। तो आपको ये दो पीक्स मिल रही हैं जी, हैवीएस्ट। ठीक है, अगर आप इस पीक को जरा गौर से देखें बेटा, तो ये 120 से आगे 121 122, तो ये जो पीक है ये 122 पर आ रही है, और जो दूसरी पीक है वो 124 पर आ रही है। तो इन दोनों पीक्स, ये जो हैवीएस्ट पीक है ना इसको देखना होता है। क्यों? ये जो हैवीएस्ट पीक होती है ये आपको आपके मॉलिक्यूल का एमआर बता रही होती है। ये जो हैवीएस्ट पीक आ रही है 122 या 124 पर, दिस इज द एमआर ऑफ योर मॉलिक्यूल, होर मॉलिक्यूल। क्योंकि बाज मॉलिक्यूल्स जो है उनकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। जब आप बाज मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि आप जब उनको इस आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते हैं तो आपका गैस का मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन में नहीं जाता, बल्कि उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो वो जो हैवीएस्ट मॉलिक्यूल की पीक है वो आपको बेटा ये बता रही है कि दिस इज द एमआर। अब देखें, एक पीक 122 पर नजर आ रही है, एक पीक 124 पर। तो एक को आप कहते हैं एम पीक, और दूसरे को आप कहते हैं M+2 पीक, क्योंकि दोनों पीक में 2 यूनिट का फर्क आ रहा है ना। तो इससे पता आप क्या गैस करेंगे कि जो एम पीक और M+2 पीक आ रही है M122 पर, M+2 124 पर, इससे आपको ये समझ आ रही है कि इस मॉलिक्यूल में, अच्छा वो अगर ना भी बताता ना कि X इज द हैलोजन एटम, तो आपको खुद गैस करना चाहिए था कि ऐसे कौन से आइसोटोप हैं जिनमें 2 यूनिट का फर्क होता है। जैसे कार्बन है ना, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, इसकी पीक आती है M और M+1। लेकिन ऐसे कौन से एटम्स हैं जिनके आइसोटोप में 2 यूनिट का फर्क है, वो हैलोजन होते हैं। एक क्लोरीन होता है बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन आपको 35 भी मिलता है, क्लोरीन 37 भी मिलता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना बेटा, देखें कि आपके पास एक्स, ये जो CpHqX के कुछ मॉलिक्यूल में एक्स क्लोरीन 35 होता और कुछ मॉलिक्यूल में क्लोरीन 37 होता।
तो दोनों में फर्क कितने का आ रहा था? 2 यूनिट्स का। तो एक M पीक और एक M+2 पीक। लेकिन बेटा ये बात याद रखें कि जो क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं ना, इसमें जो रेशो है वो 3:1 होती है। मतलब ये क्लोरीन 35-75% होता है नेचर में, और 37-25% होता है। तो इनमें जो हाइट, जो पीक हाइट होगी वो भी 3:1 के साथ होगी। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ये जो दोनों हाइट्स उसने आपको दी हैं, क्या ये एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है? अप्रोक्सीमेटली सेम है। दोनों की हाइट, जो पीक की हाइट है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेलोजन नहीं है। अगर हेलोजन होते ना तो इसमें रेशो ये होनी थी 3:1। तो ये फिर कौन सा आइसोटोप हो सकता है बेटा? ये ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है ना वो 79 और 81, ये अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, तकरीबन तकरीबन 50-50% पाया जाता है नेचर में। इसलिए ये जो दोनों आपको हाइट्स, जो दोनों पीक हाइट्स आपको इक्वल स्ट्रेंथ की मिल रही हैं, ये आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि X इज द ब्रोमीन। तो अब उसका क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ X गिविंग अ रीजन। तो आप बताएंगे आइडेंटिटी के X इज द ब्रोमीन। X क्या है जी? X ब्रोमीन है। क्यों? क्योंकि ये जो M पीक आ रही है बेटा, देखें ये है M पीक पहली वाली, ये, और ये दूसरी पीक है M+2 पीक, ये। तो M और M+2 पीक की जो हाइट है ये सेम है, ठीक है? तो M and M+2 peak almost same height, ठीक है जी, इनकी हाइट सेम है। अच्छा, और कोई ऐसे आइसोटोप नहीं होंगे? जब भी आपको, अब फिर सुन लें, जब भी आपको बेटा मॉलिक्यूलर पीक ऐसी मिले कि एक पीक आपके पास, जी बेटा ये रेशियो याद रखनी होगी। जब भी बेटा आपको ऐसी मतलब वो मिले पीक के उनमें 2 यूनिट्स का फर्क आ रहा हो, कितने का? 2 यूनिट्स का, तो समझ जाइएगा हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। अगर दोनों पीक्स 50-50% होंगी तो ब्रोमीन। अगर दोनों पीक्स की रेशो उसने 3:1 बताई होगी, M और M+2 में जो हाइट होगी वो 3:1 होगी, देन क्लोरीन इज प्रेजेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इफ द रिलेटिव हाइट of M and M+1 peak are 9 and 0.3 respectively, calculate the value of P. P पता है क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। P इज दी CP है ना, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने। तो आपको एक फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें, N इज इक्वल टू, इसको याद करना है आपने ये फॉर्मूला, और ये सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने के लिए होगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू M+1 पीक, हाइट ऑफ M+1 पीक, और M पीक। ठीक है जी, ये है आपके पास फॉर्मूला। एन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? और 100 फॉर्मूले का, 1.1 फॉर्मूले का हिस्सा M+1 पीक और M पीक की रेशियो। M आ रहा है बेटा 9 और M+1 आ रहा है 0.3। तो 0.3, M कितना आ रहा है? 9। बड़ा इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। शाबाश, कैलकुलेटर से सॉल्व करें जल्दी से, आपके पास आंसर आएगा। और ये जो आंसर आएगा N, ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। 100 इंटू 0.3 करें, डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 9 करें, तो आपके पास आंसर आ रहा है बेटा 3.03। तो आप बताएंगे कि जो P है यहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है, क्योंकि P बेटा ये ऊपर लिखा हुआ उसने, CP। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सजेस्ट दी फॉर्मूला फॉर द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक लेबल्ड R। ये देखिएगा बेटा अब कैसे करना है। ये आपको पता चल गया यहाँ पर कि C3 है, ठीक है? H का आपको नहीं पता, HQ है। X का आपको पता चल गया, X इज द ब्रोमीन, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, H नहीं पता ना तो बड़ा आसान है, वैसे आप कॉमन सेंस है, आप H क्या बताएंगे जी? C3, एक Br है और 3 कार्बन हैं। या तो आप इस तरह कर लें, इनका MR निकाल लें ऐसे करके, 3 कार्बन, H नहीं पता आपको, QH, और एक ब्रोमीन है, और इसका MR कितना आ रहा है? 122। अगर आप 79 वाला लेते हैं ना आइसोटोप, ठीक है? तो 12 3 36,
QH और Br 79,122। वैसे आप जुबानी कर सकते हैं बेटा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। बास बच्चे पूछ रहे हैं 1.1 कहाँ से आया, तो बेटा ये फॉर्मूले का हिस्सा है ना, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 ओवर m। तो हमेशा उसने क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, उसने आपको फॉर्मूले में m प्लस 1 और m की पीक की हाइट दी होगी, ठीक है। तो बेटा आप यहां से QH निकाल लें, आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है, ठीक है। QH, या आप, ये तो बहुत लंबा मैंने मेथड आपको बताया ना किस तरीके से, या आप कॉमन सेंस से आप देखें 3 कार्बन है जो 1 2 3 और एक Br लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके पास हाइड्रोजन होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है C3H7Br, है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि R क्या है जी, R। अब देखिए R कहां पर आ रहा है, ये आपको इतना क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये है जी आपका 122 पर, और ये R आ रहा है 40 41 42 43, R 43 पर आ रहा है जी। आपको मैं ये बात बताऊं बेटा कि जो पीक्स आती है ना, ये उनकी आती है कि जो पॉजिटिव आयन बन रहे होते हैं। सही है ना आपका पास C3H7Br। जब इसकी आयोनाइजेशन होगी ना बेटा, तो एक फ्री रेडिकल बनता है और एक पॉजिटिव आयन बनता है। तो आपने बताना है कि पॉजिटिव आयन कहां से बन रहा है, पॉजिटिव आयन कौन सा बना है और फ्री रेडिकल कौन सा बना है। सर आप इसका अगर डिफरेंशिएट कर लें, 122 माइनस 43 कीजिएगा जरा, आपको साथ साथ मैं वर्किंग समझाता हूँ। 122 माइनस 43 तो क्या आ रहा है 79 आ रहा है जी। मतलब 79 वाला जो फ्रेगमेंट है ना वो जाया हो गया मशीन में, उसका आयन नहीं बना। तो 79 जरा गेस करें 79 किसका होगा, क्या ब्रोमीन का नहीं होगा MR। तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना होगा और C3H7 का पॉजिटिव आयन बना होगा ऐसे। अब जरा C3H7 देखें ना, इसका MR कितना आ रहा है 43 आ रहा है, चेक कर सकते हैं। C3H7 का MR निकालें, क्या आता है 43। मतलब ये इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा। अगर वो कहता है ना कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं तो आप ऐसे लिखते, अगर वो आपसे कहता है ना कि आप इसकी इक्वेशन लिखें जी, तो वो जो मैंने ऊपर लिख दिया है वही इसकी इक्वेशन है। लेकिन इस तरह हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से बेटा जब वो हुआ, आपने आयोनाइजेशन करवाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ना कार्बन का, ये बेटा जाया हो गया, ये लॉस्ट हुआ। तो आपके पास बना CH3 CH2 CH2 प्लस और Br डॉट बना। तो ये जो बेटा बन रहा है ना CH3 CH2 CH2 प्लस, ये आपको ये पीक बना कर दे रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है उसकी पीक बनती है ना, फ्री रेडिकल की नहीं बनती। अगर वो 79 पर पीक कह रहा होता ना, अगर कह रहा होता है पीक 79 पर आ रही है, फिर मैंने आयन किसका बनाना था बेटा ब्रोमीन का, फिर मैंने ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन बनाना था, राइट, और C3H7 का फ्री रेडिकल बनाना था। लेकिन 43 पर पीक आ रही है, इसका मतलब है 43 वाला पॉजिटिव आयन बना है, इसका आपने पॉजिटिव आयन बनाना है। तो आप खुद सोचेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि मैं किसका फ्री रेडिकल बनाऊं, किसका आयन बनाऊं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड आपको सोचना होगा बेटा कि 122 में से 122 में से मैंने 43 को माइनस किया, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा फ्री रेडिकल इसका बना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा, suggest a formula for the ion responsible for this peak। C3H7 लिखना काफी नहीं है, पॉजिटिव आयन लाजमी डालना है बेटा। क्या ना, अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये जो पीक्स आती है ना, ये पॉजिटिव आयंस की आती हैं। पॉजिटिव आयंस आर आइडेंटिफाइड, जो नेगेटिव आयंस हैं उसको मशीन आइडेंटिफाई नहीं करता, या फ्री रेडिकल्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करता। अब अगला पार्ट जरा उसको देखें। इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल which occurs in a mass spectrometer, small stable neutral molecule are sometimes produced। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव आयंस आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि sometimes neutral molecule भी बन जाते हैं। neutral molecule are sometimes produced, suggest the identity of two such molecule each with an MR of less than 30। आप अपनी पसंद से कोई अल्कोहल ले लें, क्योंकि उसने आपको बेटा बताया तो नहीं है ना। इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल है जी सपोज, कह रहा है कि इसकी अगर फ्रेगमेंटेशन हो तो दो ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे जिनका MR 30 से कम है,
और वो न्यूट्रल भी है। वैसे आपको मैं बता चुका हूं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं होती, लेकिन कह रहा है कि सम टाइम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पीक भी आ जाती है। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पीक आए तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? आप जरा इससे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाए ना। H2 हो सकता है बेटा, H2 की पीक आ सकती है ना, मतलब 30 से कम होना चाहिए और न्यूट्रल भी होना चाहिए। CO आ सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी पीक आ सकती है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक और अल्कोहल लूं, मेथानॉल, उससे आपको CH4 भी समझ आएगा बेटा। एक CH4 की पीक आ सकती है, देखें ऐसे करके। तो उसने कोई अल्कोहल आपको स्पेसिफाई तो नहीं किया ना, वो कह रहा है कि अल्कोहल की अगर आप करें तो बताएं कौन सी पीक आ सकती है। तो उसमें आपने कोई से 2 मॉलिक्यूल बताने हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, वाटर भी बन सकता है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड बताएं जो कि ज्यादा मतलब लॉजिकल होगा, आपको नजर आ रहा है CO है। अच्छा, H2 हो सकता है बेटा। इसी तरह मीथेन गैस बन सकती है, ठीक है, इसकी पीक आ सकती है। लेकिन याद रखें, मैस स्पेक्ट्रोमीटर पॉजिटिव आयन को ही आइडेंटिफाई करता है। ये इसने एक एक्सेप्शनल केस दिया है कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बने, और उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं। तो आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बता दें, H2 बता दें। न्यूट्रल का मतलब उसमें चार्ज कोई नहीं होगा ना बेटा। वैसे तो देखो पॉजिटिव आइंस, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो तो पॉजिटिव आइंस जो है उनको आइडेंटिफाई करता है ना, C3H7+ ये हमने डाला है। लेकिन वो कह रहा है कि सम टाइम अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल बताएं। तो मैंने इसमें कोई चार्ज नहीं डाला हुआ बेटा। तो आप इसमें कौन कौन से ऑप्शन बता सकते हैं? H2 बता सकते हैं, H2O, CO, C2H4 भी बता सकते हैं बेटा। C2H4 देखिए इस तरीके से, ये C2H4, ये भी बता सकते हैं आप, C2H4, ठीक है बेटा। वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह रहा है भाई। इनके बाद बच्चे कह रहे हैं जी H2 कैसे बन जाएगा। तो H2 ऐसे बनेगा, अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है H डॉट बनता है, H डॉट बनता है। उसने देखिए आपको ऊपर बड़ा क्लियर क्या, स्टेबल, स्टेबल भी होना चाहिए। फ्री रेडिकल्स तो स्टेबल नहीं होते ना। तो मे बी H डॉट बने और H डॉट आप इसमें रिएक्शन करके H2 बना दे। H डॉट कैसे बनेंगे? यहां से अगर टूट जाए, यहां से देखें, तो कह रहे हैं कि सम टाइम स्टेबल, मतलब फ्री रेडिकल नहीं बनाना आपने। स्टेबल का मतलब है फ्री रेडिकल ना हो, न्यूट्रल का मतलब है आयंस ना हो। तो अल्कोहल्स के लिए आप कोई भी बेटा, मेरी बात सुने, आप पता है क्या करें, आप इस अल्कोहल से, मैं इसको दोबारा बताता हूं, आप इस अल्कोहल से कोई भी मॉलिक्यूल बनाएं जिनका साइज, जिनका MR30 से कम हो, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएं, फ्री रेडिकल ना हो। तो एक H2 बना सकते हैं, बनाएं। CO बना सकते हैं, बनाएं। अच्छा, C2H4 बना सकते हैं जी, बनाएं। अच्छा, वाटर बना सकते हैं। बस इसके अंदर वो एटम्स होने चाहिए। आपने बनाने हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्टेबल हो, फ्री रेडिकल ना हो, न्यूट्रल हो और उनका MR30 से कम हो। सिंपल। तो इनमें से जो मर्जी लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। ये पहले मैं आपको बेटा इसकी थोड़ी डिटेल समझाता हूँ, इस क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है। नीचे बेटा ये इसकी वर्किंग करता हूँ। कह रहा है प्रोपीन वाज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन and the product analyzed using mass spectrometer. A group of peaks was found in the range of 156 to 160 of the, अच्छा अब बेटा देखिए प्रोपीन है ना, इसका अब रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करवाएं तो क्या बनेगा? ये बनेगा। जरा इसका MR निकाले ना, 1 मिनट। MR कितना आ रहा है बेटा? ब्रोमीन होता है 79, ठीक है। ब्रोमीन कितना होता है? 79 टाइम्स 2 करें, 158 हो गया। और 79 टाइम्स 2, और कार्बन का 12 टाइम्स 3 करें, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 2, 5 और 6। जरा देखें MR तो इससे एक्सीड नहीं कर रहा, जरा चेक कीजिएगा। 79 टाइम्स 2 प्लस 36 प्लस 6, ये तो बेटा आपका MR पता है कितना आ रहा है इसका? 200। क्या MR इतना आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि मसला कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये जो उसने कहा है ना यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, ये इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसलिए बेटा ज़हन में रखें कि ये वाला केस तो नहीं हो सकता कि दोनों ब्रोमीन ऐड नहीं हो रहे। अब जरा दोबारा करते हैं जी। अगर ऐसे हो
इसका मैकेनिज्म करते हैं साथ में। ये बड़ा इधर जाएगा ऐसे और ये इधर ब्रेक डाउन होगा, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2Br। उसने बेटा क्या कहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन हो रहा है या नहीं हो रहा? प्रोपीन को आप ब्रोमीन से ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि दूसरे स्टेप में आप क्लोराइड जाकर अटैक कर दें, या नहीं है? ये हो सकता है ना बेटा, क्योंकि देखिए पहला वाला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? कि अगर आप प्रोपीन के अंदर दोनों ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वो तो आपका MRE एक्सीड कर रहा है, 200 से ज्यादा 200 पे आ रहा है, जबकि 200 तो मॉलिक्यूलर मास आ ही नहीं रहा आपके पास। ठीक है, इसलिए फिर अब हमें दूसरा ऑप्शन ये किया कि जी वो कह रहा है कि आपने प्रोपीन का रिएक्शन ब्रोमीन से किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आइन, तो जो क्लोराइड आइन है मे बी सेकंड स्टेप में वो क्लोराइड आइन रिएक्शन कर जाए इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, वो जाकर अटैच हो जाए। जरा इसका जरा MR निकाले ना, तो देखें बात बनती है ही नहीं बनती। अच्छा, आप कहेंगे जी अब हमें क्या पता कौन से MR ले, कौन से आइसोटोप ले, तो आप ब्रोमीन 79 ले लो, दोनों के लाइटर आइसोटोप ले लो, लाइटर वाले जो दोनों के लाइटर आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 क्लोरीन 35। जरा इसका MR निकालें बेटा, ब्रोमीन का 79 क्लोरीन 35 प्लस 3 कार्बन है 36 प्लस और 3 4 5 6, ये जो 156 आ रहा है, इसका MR कितना आ रहा है? 156। आप लोग चेक कर सकते हैं 156। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ दीज पीक्स। 150 156 पर जो पीक आ रही है वो इस वजह से आ रही है, सुने अब कितने कार्बन है बेटा, काउंट करें, 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं जी? 6 हाइड्रोजन हैं, 8 6। एक क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर लाजमी मेंशन करना है कि हमने 35 वाला लिया है। ब्रोमीन कितना लिया है, लाजमी मेंशन करेंगे कि हमने 79 वाला लिया, लेकिन ये लिखना लाजमी काफी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर जो पीक्स आती हैं वो पॉजिटिव आयन की आती हैं, तो इस सारे के ऊपर एक प्लस चार्ज डालना मस्ट है कि जो पीक्स आई हैं ये पॉजिटिव आयन की आई। अब आपके ख्याल में 156 और 158 कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है? 2 यूनिट्स का, तो M+2 पीक है ना। अब आपके ख्याल में ये पीक किस वजह से आ रही होगी भाई, M 158 वाली? आप कहेंगे कि जी हेलोजन का कोई हैवियर आइसोटोप यूज हो सकता है। मतलब पता है कौन सा? ये क्लोरीन 35 है, ये ब्रोमीन 79 है। आपकी मर्जी है, या 35 को 37 कर दें, और या आप ब्रोमीन वाले आइसोटोप को बढ़ा दें 81। देखें ना, 2 यूनिट का फर्क आ रहा है ना। 156 तो इसका MR आ गया था, 156 इसका MR था ना। अब 158 किस वजह से हो सकता है? क्लोरीन 37 कर दें, ठीक है, या ब्रोमीन 81 कर दें, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों वो एक्सेप्ट करेगा बेटा। और आपको दोनों लिखने हैं, अच्छी बात ये आप दोनों लिखेंगे, C3H6 क्लोरीन 37 लिख दें, Br79 लिखें प्लस, ठीक है, या ये लिख दें आगे C3H6 क्लोरीन को 35 ही रखें, ब्रोमीन 81 रख दें जी। ये बड़े इसको क्या कहेंगे, M पीक, ये नीचे वाली क्या होगी, M+2 पीक। तीसरी पता क्या होगी, जरा M से कंपेयर करें ना, क्या आ रही है, M+4 पीक। आप कहेंगे सर इसका तो नाम कभी आपने लिया नहीं है क्लास में, तो M+4 पीक अब आपके सिलेबस में नहीं है। M+4 पीक पता कब आती है, when 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, जब क्या हो 2 हेलोजन एटम्स, तो हम कर तो लेते हैं ना, आसान है बेटा, ठीक है, लेकिन अब नहीं आया, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। M+4 पीक नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन M+4 पीक कब आती है, जब किसी मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम्स हों, जैसा कि इस केस में हो रहा है, 2 हेलोजन एटम है ना। तो बेटा अब M+4 पीक कब आएगी, जब, जी हैदर बताओ ऐसे M+4 पीक कब आएगी, जब दोनों आइसोटोप कौन से हो, लाइटर हो या हैवियर हो? जी, अगर मैं क्लोरीन भी 37 ले लूं, ब्रोमीन भी 81 ले लूं, तो फिर 4 यूनिट्स का फर्क आ जाएगा। तो वो कह रहा है 160 पर पीक किस वजह से आ रही होगी, तो आप बताएंगे C3H6 Cl37 Br81 और ये प्लस
ठीक है बेटा। तो देखिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है ये क्वेश्चन, कि आपको पहले ये चीज समझनी है कि प्रोपीन का रिएक्शन उसने ब्रोमीन के साथ किया, तो ये मत समझे कि दोनों एटम्स पर ब्रोमीन, पहला केस तो आपने ये समझना कि दोनों एटम्स पर ब्रोमीन ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा होता तो ये जो पीक्स आ रही हैं ये 200 प्लस पे आ रही होती, राइट। ये देखें, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता जी कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, तो भाई ये M और M+2 पीक ये हैवीएस्ट पीक होती है ना, M पीक, M+2 पीक, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक होती हैं, ठीक है। ये पूरे मॉलिक्यूल का आपको मैस बता रहा है 156 है, तो दोनों ब्रोमीन्स तो हो नहीं सकते, तो पहला केस निकल गया। इसका मतलब है कि जो उसने कहा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, एक ब्रोमीन होगा और एक क्लोरीन होगा, ठीक है। अब एक M पीक आ रही थी, एक M+2 और एक M+4। M+2 में, अच्छा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, सर कैन पॉजिटिव स्पीशीज प्रोड्यूस स्मॉलर फ्रेगमेंट पॉजिटिव पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। एक मिनट है, एक मिनट क्वेश्चन जरा देखने में क्या कह रही है कि पॉजिटिव स्पीशीज प्रोड्यूस स्मॉलर फ्रेगमेंट। हैदर बेटा क्वेश्चन जरा दोबारा पूछ लो, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, इसको जरा दोबारा पूछ लो। अच्छा बेटा हम अब हम आगे चलते हैं, ये तो 3 पिक्स आपको समझ आ गई होंगी ना, मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया। A large peak was present in the spectrum with a mass to charge value of less than 20। अब मैं आपको ना एक बड़ा एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो जरा गौर से सुनिएगा। कुछ पीक्स हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं और वो आपको याद कर लेनी चाहिए, याद ना भी करें लेकिन आपके माइंड में होनी चाहिए। वो क्या, कि जब भी 15 पर पीक आएगी ना बेटा, मैस टू चार्ज रेशो आपके पास पीक आ रही है 15 पर, पीक एट 15, तो वो ज्यादातर, ये कोई पक्का रूल नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो मिथाइल ग्रुप होता है। पीक एट 29 जो होती है ना बेटा, मोस्ट प्रोबेबली ये इथाइल ग्रुप होता है, या अगर उसमें एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है बेटा। ये कोई रूल नहीं है लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, ठीक है। अगर कोई पीक आ रही है बेटा एट 45 पर, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जरा आपको पता होना चाहिए कि 15 वाली पीक मोस्टली मिथाइल की वजह से होती है, 29 वाली पीक मोस्टली इथाइल की वजह से होती है, और 45 पर जो पीक आती है वो कार्बोक्सिलिक की वजह से होती है। अब वो कह रहा है कि अ लार्ज पीक वाज प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ लेस देन 20 सजेस्ट मास टू चार्ज वैल्यू फॉर द पीक एंड द स्पीशीज प्रोड्यूस इट। अब देखें, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ना, इसमें कार्बन थे 3, बेटा 3 कार्बन थे ना इसमें, और ये था जी आपके पास, ये और है, ये और है, सॉरी, ये आपके पास प्रोपीन है, दिस इज प्रोपीन बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब वो कह रहा है कि इसमें एक लार्ज पीक आ रही है लेकिन इसका MR20 से कम है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको ऐसे करें, यहां से बेटा कट करके देखें इसको, CH3+, मैस टू चार्ज में आपने बता देना है मैस के 15 पर एक पीक आ सकती है और लार्ज पीक। अच्छा याद रखिए ना, ये जो मिथाइल होता है ना बेटा, इसकी पीक हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, लॉन्गर पीक दे रहा होता है। तो अ लार्ज पीक वाज प्रेजेंट, ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन बनता है मिथाइल, ये काफी ज्यादा तादाद में बनेगा, तो इसकी जो स्पीशी है किस वजह से ये पीक आ रही है, CH3+, प्लस लिखना बेटा लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। बेटा डबल बॉन्ड आप ब्रेक कर दें लेकिन उसका MR20 से ज्यादा हो जाएगा ना भाई। और दूसरी बात ये है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है या सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को बेटा। डबल बॉन्ड में तो आप 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं भाई, यहां आपको 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे ना।
ये देखें, यहां तो आपको 2 बॉन्ड्स पाई और सिग्मा, यहां आपको सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है। तो एक बॉन्ड ब्रेक करना आसान है, ये 2 एक बॉन्ड, तो इसलिए CH3 की पीक बनेगी ना बेटा। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट टी, कंपाउंड टी CXHYOZ। अब देखिए मैं पता क्या करूंगा, अब बेटा मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई। आप जरा मुझे प्रिडिक्ट करें, चलें आप लोग बताएं कि क्या होना चाहिए आंसर। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। A large peak was present in the spectrum with a mass to charge value, प्रोपीन की बात हो रही है, प्रोपीन की बात हो रही है, प्रोपीन नहीं, ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो है ना यहाँ पर CH3 Cl Br, ये इसकी बात हो रही है जी। आप बताएं जी कहां से इसको ब्रेक करें तो आपके पास लेस देन 20 वाली पीक आएगी। करें जी, कैसे ब्रेक करके बताएं, शाबाश। कहीं से भी इसको ब्रेक करें और बताएं कि पीक आपने 15 से कम बनानी है। A large peak was present in the spectrum with a mass to charge value of less than 20। यहां से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करें भाई। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये इस कंपाउंड की बात कर रहा है, ये इस कंपाउंड की बात कर रहा है बेटा। डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, इसी कंपाउंड की बात कर रहा है जिसमें आपने ये ऐड किया, ये जो ऊपर वाले आपने नहीं पढ़े बेटा, इस कंपाउंड की बात हो रही है। डबल बॉन्ड के अंदर आपने प्रोपीन और मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन ऐड कर दिया ना, वो करने के बाद अब कह रहा है यहां से ब्रेक कर सकते हैं आप, यहां से ब्रेक कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है। अगर आप ये वाला ब्रेक करेंगे इसका MR 20 से ज्यादा है, ये ब्रेक करेंगे इसका MR 20 से ज्यादा, लेकिन अगर ये ब्रेक करते हैं CH3 तो इसका MR तो 20 से ज्यादा नहीं आ रहा ना, ये तो 15 पर आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड टी CXHYOZ। बेटा ये तो खुद करें जल्दी से, शाबाश। एक्स निकालना है आपने, एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, फिर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद रीड करें, शाबाश। N इज इक्वल टू 100 1.1 इनटू M+1 पीक की हाइट और डिवाइडेड बाय M पीक की हाइट। जल्दी से बताया, सब बच्चे करेंगे, सब बच्चे करेंगे, खुद कैलकुलेट करें इसको। वैल्यू सिर्फ आपने क्वेश्चन रीड करना है भाई। M की पीक ये आ रही है, M+1 पीक की ये पीक आ रही है, ठीक है। जी, 9.11 का मतलब है 9, बेटा आपका आंसर आ रहा है 9.11, तो इसको आप 9 कहेंगे ना, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। 9 आपके पास कार्बन आइटम आ गए। अब डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टी। अब जरा देखिए जी मैं टी को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ये जरा देखिएगा। मेरे पास ना इस पूरे मॉलिक्यूल का MRB है, ये देखिए 150, जो हैवीएस्ट पीक होती है ना, दैट इज द MR। पूरे मॉलिक्यूल का MR कितना आ रहा है, 150, तो C9 है, H नहीं पता मुझे, ऑक्सीजन भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है पूरे का MR 150 आ रहा है। पर 9 को जरा 9 करें ना, 9 इंटू 12 कितने हो जाते हैं ये, 9 टाइम्स 12 करें तो ये तो 108 तो यही बन जाते हैं ना, मतलब 108 तो कार्बन का मैस है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं 150 माइनस 108, तो बेटा मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 42 का। मतलब पता क्या हुआ, इस 42 में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है, ये बात समझ आई। टोटल
बेटा वो तो M+1 पीक है। एक बच्चा कह रहे जी कि ये पीक क्यों कंसिडर नहीं की, ये M+1 पीक है। M+1 पीक होती है कार्बन का आइसोटोप। M+1 पीक का क्या मतलब होता है, कार्बन का आइसोटोप। तो ये तो कार्बन 13 है, मतलब यहाँ पर ये आपके पास 12 कार्बन थे ना, तो इसमें से एक कार्बन, सॉरी 9 कार्बन थे, तो 9 के 9 कार्बन मैंने कितने लिए, 12 वाले। तो इस वाली पीक का मतलब ये है कि 9 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा है जिसका मास 13 है, तो वो तो उसका आइसोटोप है। M और M+1 पीक का मतलब पता है ना बेटा आपको, ये जो हम इतनी देर फॉर्मूला लगाते आए हैं, इसका यही तो मतलब होता है भाई, 100/1.1 कि 1.1 आपको बेसिकली कार्बन 13 की हाइट के बारे में बता रहा होता है कि उसकी रेशो 1% होती है, ठीक है। तो ये जो M+1 पीक है 150 से आगे जो छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये M+1 पीक होती है और ये कार्बन 13 के बारे में बता रहा होता है। इसका MR आप ना लेना, आप तो ये MR लेना जो आपका मेन उसमें कार्बन 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए आपको 150 टोटल था, 150 में से मैंने कार्बन का 108 माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 42। इस 42 में मैंने इन दोनों एटम्स को एडजस्ट करना है। बेटा 42 में वैसे कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं, जरा गैस करें। 42 में अगर आप कहें जी मैं एक ऑक्सीजन डालना चाहता हूँ, आप कहते हैं जी मैंने एक ऑक्सीजन डालना है, सपोज, नहीं पहले एक से स्टार्ट करते हैं, C9H O1, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे जरा बताएं, हाइड्रोजन कितने आएंगे जी, 9 इंटू 12 प्लस 16, 124 हो गए ना, तो -150 कर लें। अच्छा ये क्या पॉसिबल है बेटा कि 9 कार्बन और 26, मतलब अल्केन के अंदर भी अगर आप देखें ना, अल्केन में तो जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल और +2 होता है, तो 9 2 18 और 20, मैक्सिमम 20 तक जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं होगा बेटा, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब आपने फॉर्मूला भी सही नहीं बनाया, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा डालनी है, ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, ये तो एडजस्ट ही नहीं होंगे। इसलिए अब आपको ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। अगर मैं 2 ऑक्सीजन ले लूं, 2 ऑक्सीजन लेता हूं 2, अब जरा देखें 16 टाइम्स 2 32 हो गया, और 12 टाइम्स 9 प्लस 32, ये बेटा 140 आ रहा है। कितना आ रहा है, 140। तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, 6। C9H10O2, अब चेक करें फॉर्मूला भी ठीक हो गया, C9H10O2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C9H10O2। देखिए O मैंने 2 क्यों लिए हैं, एक क्यों नहीं लिया, इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन को 1 लेता, अगर मैं ऑक्सीजन को 1 लेता तो वो जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, एक मिनट मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी साथ से देख लूं। पार्ट 1 तो फॉर्मूला है भाई, पार्ट 1 में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको याद करना है, n इज इक्वल टू 100/1.1 इंटू M+1/m, ठीक है। M+1 जो पीक है, पर इसका मतलब है कि आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई ना। अगर आपको M+1 पीक और M पीक का नहीं पता तो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो आप इसकी थ्योरी का रिकॉर्डेड लेसन लाजमी सुने। M पीक एक होती है और दूसरी होती है M+1 पीक। ये दोनों पीक्स कब आती हैं, जब हम, अच्छा एक मुझे चेक करने दे कि कार्बन वाला क्वेश्चन भी आपने किया था, हाँ, बट आपको M+1 पीक की थ्योरी नहीं आती, इसका मतलब है M पीक कार्बन 12 की वजह से आ रही है और M+1 पीक कार्बन 13 के आइसोटोप की वजह से आ रही है। देखें कार्बन का आप अगर कहीं से सैंपल लेते हैं ना, सपोज आपने 100 कार्बन लिए, तो 100 कार्बन में से 99 कार्बन पता है कौन से होंगे, कार्बन 12, और एक कार्बन कौन सा होगा, कार्बन 13। सपोज करते हैं आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए CH4 के, 100 मॉलिक्यूल्स जो आपने लिए ना बेटा CH4 के, तो इसमें जो 99 CH4 होंगे ना, उसका MR पता है कितना होगा, 12 और 4 16। लेकिन जो एक CH4 होगा उसका मैस पता है कितना होगा, 17। क्यों,
क्योंकि एक कार्बन लाजमी ऐसा होगा जिसका मास 13 होगा। तो ये जो पीक आ रही है कौन सी आ रही है, एम आ रही है, और ये M+1 पीक आ रही है। तो इस फॉर्मूला में ये जो M और M+1 पीक है, ये बेसिकली आपको कार्बन का आइसोटोप बता रहा है कि M+1 पीक जो पीक आती है वो ड्यू टू द कार्बन 13 आ रही होती है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट बनाए। The mass spectrum has a peak at mass to charge ratio is equal to 119. Identify the fragment lost from T to produce this peak. अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, या जरा समझिएगा। अभी हमारे पास जो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो है C9H10O2 mass spectrum can always form cation and free radical can also form। बेटा ये जो mass spectrum है ना, नहीं हैदर, ये जो mass spectrum में peaks आती हैं, ये पॉजिटिव आयंस की वजह से आती हैं बस, नॉट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नॉट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स लॉस्ट हो जाते हैं मशीन में, जो मशीन है उसमें फ्री रेडिकल्स जाया हो जाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ठीक है ना। ये जो पीक्स आती हैं, these peaks are due to the these peaks are due to the positive ions। अभी बेटा पहले क्वेश्चन देख लो भी, अब मे भी आपको आंसर इसमें मिल जाए। वो कह रहे जी कि ये आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है C9H10O2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। द mass spectrum has a peak at mass to charge ratio 119। 119 पर ना आपको एक पीक नजर आ रही है जी, ये अली, ये इसकी बात कर रहे जी, ये 119 पर आपको एक पीक नजर आ रही है। ये जो बेटा 119 पर पीक आई है ना, ये पॉजिटिव आयन की वजह से आई है, ये बात ध्यान में रखें। ये जो 11 पर आपको बेटा रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब है कि एब्जॉर्ब के एक पीक के मुकाबले में दूसरी पीक कितनी है, इसको वो अबंडेंस भी कह सकता है, यहाँ पर चेंज करता रहेगा, समटाइम या अबंडेंस लिख देगा, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब है कि आपका पॉजिटिव आयन कितने ज्यादा दफा उसने डिटेक्टर पर हिट किया है। रिलेटिव इंटेंसिटी या रिलेटिव अबंडेंस एक ही मतलब है। अब वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 119 पर जो पीक आई है और एक पीक आपको मिल रही है 150 पर, है ना, दो इसमें क्वेश्चन है। सम टाइम वो ये क्वेश्चन पूछता है कि आप उस पॉजिटिव आयन को आइडेंटिफाई करें जिसने ये पीक प्रोड्यूस की है। सम टाइम क्या क्वेश्चन पूछता है कि आप उस पॉजिटिव आयन को आइडेंटिफाई करें जिसने ये पीक प्रोड्यूस की है। और सम टाइम पता है क्या कहता है कि आप ये बताएं कि कौन सा फ्रेगमेंट है जो लॉस्ट हो गया, उस फ्रेगमेंट के बारे में बताएं, उस फ्रेगमेंट के बारे में बताएं जो लॉस्ट हो चुका है इनटू द मशीन। देखें 150 और 119 कितना फर्क आ रहा है, जरा माइनस करें। 150 और 119, 150 माइनस 119 यार है 31। तो बेटा एक फ्रेगमेंट है 31 वाला जो लॉस्ट हुआ है, जो मशीन में लॉस्ट हो गया है, और उसकी पीक तो नहीं आई ना। देखें अगर पीक यहां पर आ रही होती ना, अगर बेटा पीक यहां पर सपोज आ रही होती 31 पर, 31 पर पीक आ रही होती, तो आपने उस पॉजिटिव आयन का बताना था जिसका मैच 31 है, आपने उस पॉजिटिव आयन का बताना था। लेकिन 31 वाला तो जाया हो गया, ये फ्रेगमेंट जाया हो गया। पीक किसकी आ रही है, 119 वाले की। तो अब क्वेश्चन जरा देखें क्या कह रहा है। कह रहे द mass spectrum has a peak at mass to charge ratio 119। आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट लॉस्ट। आप उस फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करें जो टी से जाया हो गया, जिसका फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंट जाया हुआ ना, जाया होने के बाद फिर ये 119 पर पीक बन रही है। लेकिन आप 119 का ना बताएं, आप उस फ्रेगमेंट का बताएं जो लॉस्ट हो चुका है। अब बेटा देखिए, नहीं सीएचओ का बेटा मैंने आपको क्या बताया था, सीएचओ तो आता है ना। अब देखिए मेन मसला क्या है, यहां पर आपको वही नहीं पता भाई, फंक्शनल ग्रुप नहीं पता ना, क्योंकि अब एक बच्चा कह रहा है सीएचओ, भाई सीएचओ तो 29 पे नहीं आता, जरा चेक करें, वो तो 31, आपको डिफरेंस आ रहा है 31 का, आपने 31 वाला एमआर बताना है ना। सीएचओ का तो आता है बेटा किस पर, 29 पर, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। इसलिए अब जरा सोचते हैं इस पर क्या होगा।
ये है इस तरीके से कि 150 माइनस 150 माइनस 119 आ रहा है ना, तो ये आपके पास 31। ये आपने बेटा फ्रेगमेंट सोचना है, एक 31 का आ रहा है और एक 119 का पॉजिटिव आइन आ रहा है। आपने फ्री रेडिकल बताना है बेटा कि 31 का फ्री रेडिकल कौन सा है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि 2 ऑक्सीजन है ना, मे बी कार्बोक्सिलिक हो, है ना। लेकिन आप कार्बोक्सिलिक का जरा देखें कि इसका तो बहुत ज्यादा अच्छा, इसका आइन वो बनाना है फ्री रेडिकल, इस तरह कर लें। मैं इसको ऐसे सोचूंगा जी, इसका सोचें जरा क्या आ रहा है जी। कार्बन का 12 प्लस 32 प्लस 1, ये तो 45 आ रहा है बेटा, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, आपको 31। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि बास बच्चे C2H5 और CHO के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बेटा जरा इनके MR देखे ना, C2H5 का कितना आ रहा है, 12 टाइम्स 2 प्लस 5, ये तो 29 आ रहा है भाई। आपको 31 वाला सोचना है, 31। CHO का कितना आ रहा है, 12 प्लस 16 प्लस 1, ये भी 29 आ रहा है। आपको तो ऐसा फ्रैगमेंट बताना है जिसका मैथ 31 हो। तो हमने जो जो एलिमिनेट किए, चलें जो जो अभी हमने एलिमिनेट कर लिए। आप लोगों ने कहा जी C2H5 ये नहीं हो सकता, इसका 29 आ रहा है। आप लोगों ने कहा जी CHO इसका भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इस पर पॉजिटिव आइन क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि ये लॉस्ट हो रहे हैं मशीन में, ये रेडिकल्स नहीं बना रहे। अच्छा, फिर आप लोगों ने कहा जी, बल्कि मैंने कहा कि COOH हो सकता है, नहीं, इसका 45 आ रहा है। अब और कहीं सोचते हैं जी, अगर बेटा हम इस तरह करें कि हाँ, एक बच्चे ने कहा जी CH3O, मतलब इसने ऐसे सोचा होगा कि क्या पता एस्टर हो ना, क्या पता एस्टर हो, एस्टर। देखें 2 ऑक्सीजन तो यहाँ भी आ रहे हैं ना, अगर हम यहां से इसको करते हैं ऐसे करके, ये जी 31, ठीक है भाई। तो अब आपको बेटा यहाँ पर 31 आएगा, 31। OCH3 का मैच कितना आ रहा है। अच्छा, बाद बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर इतना टाइम तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होते, तो बिल्कुल आपके पास टाइम होगा। और ये एक पार्ट दिया होता है, ये तो हम टॉपिकल्स कर रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन वही निकाले हुए। ये आपको एक पार्ट आएगा, C पार्ट आ जाएगा या D पार्ट, और 3 से 4 नंबर का, कोई इस पर इतना टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस की जरूरत होगी आप लोगों को। अब बेटा देखें OCH3, OCH3 जो है, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट लॉस्ट फ्रॉम T टू प्रोड्यूस दिस पीक। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पर, अच्छा इसको वर्किंग किस तरह समझाएंगे, इसको 150 में से 119 तो 31 आ रहा है, तो ये क्या होगा, जो फ्रेगमेंट होगा इज OCH3। इस पर पॉजिटिव आइन ना डालिएगा भाई, पॉजिटिव आइन डाला तो इसका मतलब है कि इसकी पीक आ रही है, 31 पर तो कोई पीक नहीं आ रही ना, ये तो फ्री रेडिकल बन रहा है। तो इस पर पॉजिटिव आइन नहीं डालना, बस OCH3। अगर वो कहता है कि ये 119 वाली पीक किस पर ऐसे आ रही है, तो फिर आपने जो फॉर्मूला भी लिखना था उसके ऊपर प्लस का चार्ज डालना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। कंपाउंड J, CXHYOZ is also found in some cereals. Part of the spectrum of J is shown. The M and M plus 1 peak are labeled along with their relative intensities. कि देखें, ये M और M plus 1 पीक है, ये M पीक है और ये M plus 1 पीक है। दोनों की इंटेंसिटी उसने बताई हुई है, क्वेश्चन में ना कहीं ढूंढते रहिएगा, साथ ही बता दिए। X बताना है, जल्दी से बेटा फॉर्मूला लगाएं, आंसर निकालें। देखिए M और M plus 1 पीक की कितनी वैल्यू है, कि आपको इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बता देता है। M और M plus 1 पीक की सिग्निफिकेंस क्या है, कि इट टेल्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन योर मॉलिक्यूल। N is equal to 100 over 1.1 into M plus 1 over M, ठीक है भाई। तो M plus 1 कितना है, 14.4, और M कितना है, 100। तो N कितना आ रहा है, 91। तो बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, 91 तो नहीं हो सकता। हैदर आप दोबारा निकालो बेटा, ये आ रहा है आपका 13, यस। N इज इक्वल टू 13 जी। अब इसमें 13 कार्बन है, ये जो है ना CXHYOZ, इसमें कार्बन कितने हैं, 13 है, ठीक है जी। The mass spectrum has a peak 205. Identify the fragment lost from J to form this peak. Again उसने देखिए क्या क्वेश्चन किया है, identify of the fragment lost from J.
बेटा 12.8 नहीं लिखेंगे ना, 13 लिखेंगे। इस तरह तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें 12.8 आ रहा हो, 13। वैसे 13 से ज्यादा ही आ रहा होगा, 13.1 आ रहा है, 12.8 तो नहीं आ रहा बेटा। आपका आंसर आएगा 13.1, उसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल करके 13 करोगे, 12.8 नहीं आना चाहिए, आप गलत कर रहे हो कैलकुलेशन। अब बेटा सुने कि करना क्या है जी आपने, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ना CXHYOZ, इसका MR कितना आ रहा है यहां से देख लें, 250। कितना आ रहा है? 250 जी। CXHYOZ जिसमें 13 कार्बन है, इसका MR आ रहा है 250, और इससे बेटा आपके पास -205 की एक पीक आ रही है, इसको माइनस करें क्या, कितना आ रहा है जी? 250 - 205, 45। ये देखें, ये 205 था, 250 इसका MR है, राइट? 250 इसका MR है, ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 250 जो है ना, इसकी जब फ्रेगमेंटेशन हुई तो एक पीक आई 205 पर, ये आपको नजर भी आ रही होगी बेटा, इधर ये पीक नजर आ रही है, 205 पर एक पीक आ रही है जो मैंने येलो कलर से मार्क की। ये तो 205 पर पीक आई है ना पॉजिटिव आयन की वजह से, तो कुछ फ्रेगमेंट इसका लॉस्ट हुआ है। आइडेंटिफाई ऑफ द फ्रेगमेंट लॉस्ट, जे से जो फ्रेगमेंट लॉस्ट हुआ है वो बताएं। 45 बेटा, आपको मैंने बताया 45, अब आपको बता दिया पहले, आपको पता है चल गया होगा कि 45 जिस तरह 15 मोस्टली मिथाइल की वजह से आती है, 29 इथाइल या एल्डिहाइड की वजह से आती है, इसी तरीके से 45 है ये कार्बोक्सिलिक की वजह से आती है। लेकिन इसके ऊपर प्लस का साइन ना डालिएगा भाई, क्योंकि वो कह रहा है जो फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया है उसका बताना है आपने। तो जो फ्रेगमेंट लॉस्ट हुआ है, अच्छा ये भी लिख सकते हैं, और बाज बच्चे अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये भी हो सकते हैं, इसमें काफी सारे ऑप्शन होंगे, देखिए ये भी लिख सकते हैं OC2H5। ये बेटा देखिए OC2H5 भी लिख सकते हैं आप। इन दोनों का जो फ्रेगमेंट, इन दोनों का जो मैस आ रहा है, पॉजिटिव आयन नहीं डालेंगे, ये लॉस्ट हो रहा है मशीन में, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मैस आ रहा है वो 45 है, आप कैलकुलेट कर लें। C2H5 का 29 और 16 ऑक्सीजन का 45 हो गया, या कार्बोक्सिलिक। अच्छा जी, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, क्लास लंबी होती जा रही है। अच्छा जी, द नेम ऑफ many drug used in the medicine often include part of the names of the functional group their molecule contain. Suggest two functional group present in a molecule of drug named chloroamphenicol. बेटा कह रहा है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? अच्छा ये कह रहा है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल में फंक्शनल ग्रुप कौन से? एक तो क्लोरो ग्रुप है, हेलोजन है, क्लोरो ग्रुप। एक बेटा ओल से याद रखें अल्कोहल है। फीन से याद रखें बेटा बेंजीन रिंग है, या फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग, जो मर्जी लिख दें। और ओल से मैंने आपको बताया अल्कोहल भी है, ठीक है। दो बताने थे आपने। द ड्रग नेम केटामाइन रेडियली रिएक्ट विद प्रोटॉन, एज अ बेस काम कर रहा है ना बेटा केटामीन, क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। केटामीन, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, केटामीन के अंदर तो नाइट्रोजन भी होगा ना बेटा, एमाइन है ना, एमाइन, तो इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तो ये बेस है। केटामीन गिव्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNPH, suggest the functional group in the ketamine. पहले 2,4-DNPH से रिएक्शन कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, 2,4-DNPH से रिएक्शन करेगा। अच्छा इस पर आज जो हमारा मेन क्वेश्चन है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ केटामीन। केटामीन देखें क्या है, बेस है। केटामीन क्या है, बेस है, और इसमें एमाइन ग्रुप से समझ आ रही है ना कि इसमें नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन इसमें है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। So the mass spectrum of ketamine is determined. Two peaks close to the molecular ion peak are observed with relative abundance. Use the number in the table to show that there are 13 carbon in the ketamine. ठीक है भाई, बड़ा आसान है।
उसने आपको m पीक भी बताई है और m+1 पीक भी बताई है। ये m पीक है, ये m+1 पीक है। आप ये फॉर्मूला लगा के उसको शो करके बताएं कि इसमें 13 कार्बन है। जल्दी से करें बेटा, हरी अप। जल्दी से फॉर्मूला लगाएं और शो करें। m पीक की अबंडेंस 100 है, m+1 पीक की 14.3 है। तो जल्दी से बताएं कि n का क्या आंसर आ रहा है, 13 आ रहा है या नहीं आ रहा। मोस्टली 13.12 आ रहा होता है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल करके 13 कर रहे होते। ठीक है बेटा, आ गया। अब आगे चलें। कह रहे हैं in addition to carbon and hydrogen atom, each molecule of ketamine contain one atom of each of the three different elements. These are called heteroatoms. One of these heteroatom is halogen. Use the figure in the table to suggest the identity of this halogen. देखें जी हेलोजन कैसे बनते हैं, इधर देखें। m और m+1 पीक आती है कार्बन 13 की वजह से, इसको तो छोड़ दें। हम करते हैं m और m+2 पीक की बात। m और m+2 पीक किस वजह से आती है, हेलोजन की वजह से। वो कह रहा है इसको आइडेंटिटी क्या होगी, कैसे पता चलेगा ये कौन सा हेलोजन है। क्या दोनों हेलोजेंस m और m+2 पीक की हाइट्स बराबर हैं। अगर तो m और m+2 पीक की हाइट्स इक्वल होती 50-50%, तो ये होना था ब्रोमीन। लेकिन यहाँ देखें m और m+2 पीक जो है, जो कि हेलोजन की वजह से आ रही है। आपको पता है कि m और m+2 पीक हेलोजन की वजह से आती है। क्या उनकी रिलेटिव हाइट, क्या उनकी रिलेटिव अबंडेंस बराबर है या बराबर नहीं है। क्या रेशियो है 100 और 33 में, 3:1 आ रही है या नहीं आ रही। अबंडेंस जो है उनमें रेशियो क्या आ रही है, 3:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेटा ये कौन सा हेलोजन होगा। यहां आप लिखेंगे कि रेशियो ऑफ m और m+2 पीक इज 3:1। ये आपको याद होना चाहिए। सो हेलोजन इज क्लोरीन। हेलोजन क्या होगा बेटा आपका, क्लोरीन होगा, राइट। अब बड़ा ही ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे यूज दिस इंफॉर्मेशन इन बी। अच्छा बेटा केटामीन की बात हो रही है, केटामीन की। केटामीन में आपको पता है कार्बन 13 है। क्या कार्बन अभी आपने निकाले ना बेटा, कार्बन 13 है, हाइड्रोजन भी है, क्या हेलोजन है, हेलोजन भी है। केटामीन के अंदर क्या नाइट्रोजन है या नहीं है, जरा भाई बताएं। केटामीन में नाइट्रोजन है, एमाइन, एमाइन नाइट्रोजन है ना, तभी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नाइट्रोजन भी है। केटामीन के अंदर क्या ऑक्सीजन है या नहीं है बेटा, 2,4-DNPS रिएक्शन कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन भी है। देखिए वो ये कह रहा था ना, उसने ऊपर बताया भी था कि केटामीन के अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आपने पता है क्या बताना है। देखिए मैंने कैसे बताया, क्लोरीन का मुझे ऊपर से पता चला, अभी जो रेशो थी रिलेटिव अबंडेंस। नाइट्रोजन का मुझे पता चला, केटामीन एमाइन ग्रुप है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन का मुझे पता चला कार्बोनाइल के साथ ये 2,4-DNPH के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अब वो कह रहा है कि यूज द इंफॉर्मेशन इन बी। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये जो हमने यूज कर लिया बेटा, हमने यूज कर लिया कि इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें क्लोरीन भी है। ये इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप बताएं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है केटामीन का, देखिए इसकी जो पीक आ रही है ना वो 237 आ रही है। एमपी कितने आ रही है भाई, 237 ही है ना केटामीन की, तो 237 इसका एम आ रहा है। आपने बताना है इसमें क्लोरीन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बताना है। जरा अभी फिलहाल इस तरह करें ना, सबको एक एक ही रखें। जरा इसके एटम काउंट करें, इसका एमआर कार्बन का 13 × 12 करें, प्लस ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35। पड़ेगा 2:1 तो ऐसे ही हो गया। अगर हम एक एक रखें ना 2:1 ऐसे ही आ रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन को भी एक रखूं, नाइट्रोजन को भी, क्लोरीन को भी, अभी हाइड्रोजन मैंने एडजस्ट करने हैं भाई, तो इन दोनों को माइनस करके देखें। 237 माइनस 2:1 16, 16, तो इसका मतलब है कि 16 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे किया मैंने बेटा, फिर सुन ले जल्दी से।
मैंने ये किया कि मुझे ऊपर जो टेस्ट से उससे पता चला कि इसमें नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी। अब मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। मेरे पास एमआर है। एमआर कहां से आया बेटा? इस टेबल से देखें। ये जो एम पीक होती है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल की आपको पीक बता रही होती है, 237। मैंने फिलहाल क्या किया, स्टार्टिंग में इनको 1 1 रखा सबको, और इसका जब एमआर मैंने निकाला तो इसका एमआर आ रहा था, हाइड्रोजन को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसको तो मैंने चेंज करना है ना, इसको फिलहाल ऐसे ही रखकर 13 × 12 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस क्लोरीन का 35 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 to 1 आ रहा था भाई, 2 to 1। तो इनका डिफरेंस मैंने निकाल लिया, 237 माइनस 2 to 1 तो 16, तो मुझे पता चल गया हाइड्रोजन 16 होंगे। ठीक है जी, ऐसे। ये देखिए लास्ट, बस लास्ट पार्ट है फिर खत्म। द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनामाइड इज शोन, द हाइट ऑफ एम पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम इज 80। एम पीक गिवन है, आपने m+1 बतानी है। सेम फॉर्मूला, यूजिंग द सेम फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 100/1.1 इंटू m+1/m। बड़ा अब आपने ये बताना है, m+1 आपने फाइंड आउट करना है। n तो आपके पास है ही नहीं, क्यों नहीं है भाई? है n भी आपके पास, ये एक कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो n आपके पास 6 है। 100 ऐसी, 1.1 ऐसे, m+1 इज अननोन, और m बेटा आपने यहां पर उसने बताया हुआ है 80। बेटा इसको सॉल्व कर लें, m+1 निकालें, शाबाश, m+1 आपने निकालना है जी। m+1 पीक, जरा सब देखिए आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? 5.28। ये आ रहा है बेटा आंसर? ठीक है बेटा, आप लोग जो है ना, ये मैंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आपको तकरीबन 1 2 3 क्वेश्चंस फिलहाल प्रैक्टिस करवाए हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा मजीद भी मुझे कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर इसकी सेंड करता हूँ, क्योंकि ये वो टॉपिक है बेटा जहां से क्वेश्चन आना मस्ट है, क्योंकि नया टॉपिक है ना, यहाँ से कैम्ब्रिज वाला लाजमी क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको बड़ा अच्छा तैयार करना है। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर, टाइट्रेशन कर्व्स, ये दो तो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये न्यूली एडिड टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इक्विलिब्रियम, एनर्जेटिक्स, ये तो वही कॉमन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं हर साल। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।